अप्लाइड केमिस्ट्री बीएससी होम साइंस यूनिट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट बाय मोनिका पवार। हमारा आज का टॉपिक है रसायन शास्त्र। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का इतिहास। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग और मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका प्राचीन नाम कीमिया था, क्योंकि उस समय अधिकतर मिस्रवासियों का ज्ञान के ऊपर अधिकार था। अतः सर्वप्रथम इसका नाम केमिटेक्ते रखा गया। बाद में यह केमिटेक्ते शब्द ही बदलकर केमिस्ट्री हो गया। इसके अलावा अगर हम हिंदी भाषा में इसका इतिहास देखें तो हिंदी भाषा में रसायन शब्द की उत्पत्ति रस और आयन शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है रस का आश्रय। प्राचीन काल में रस शब्द का उपयोग धातुओं की भस्म के लिए किया जाता था। अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हम देखेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती है जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 शुद्ध रसायन अर्थात प्योर केमिस्ट्री। नंबर 2 व्यवहारिक रसायन अर्थात अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम रसायन विज्ञान की शाखा शुद्ध रसायन के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। शुद्ध रसायन के निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 अकार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 2 कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3 भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 4 विश्लेषक रसायन अर्थात एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 5 जैव रसायन जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसी प्रकार रसायन विज्ञान की दूसरी शाखा यानी व्यवहारिक रसायन को भी भिन्न भिन्न उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नंबर 2 कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नंबर 3 प्रौद्योगिक रसायन यानी टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री। नंबर 4 मृदा रसायन यानी सॉइल केमिस्ट्री। नंबर 5 खनिज रसायन यानी मिनरल केमिस्ट्री। नंबर 6 खाद्य रसायन यानी फूड केमिस्ट्री। नंबर 7 युद्ध रसायन यानी वॉर केमिस्ट्री। नंबर 8 अपराध रसायन यानी क्राइम केमिस्ट्री। नंबर 9 औषधि रसायन यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री। नंबर 10 अंतरिक्ष रसायन यानी स्पेस केमिस्ट्री। नंबर 11 नाभिकीय रसायन यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं रसायन के उपयोग। रसायन विज्ञान के उपयोग तो आप सब जानते हैं कि वर्तमान में उन्नतिशील अवस्था में यह मानव के लिए कितने उपयोगी हैं। इसलिए इन उपयोगी क्षेत्रों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। नंबर 1 जीवन रक्षा संबंधी। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जीवन रक्षा करने के लिए पेड़ पौधे, जड़ें, धातुओं व अन्य पदार्थों से अनेक औषधियों का निर्माण किया जाता है। ऐसे ही कृषि संबंधी उपयोग क्या हैं वो देखते हैं। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने तथा फसलों को हानिकारक कीटाणुओं से बचाने के लिए खाद व कीटनाशक रासायनिक पदार्थों का आविष्कार, जैसे खाद, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया आदि का तथा कीटाणुनाशक पदार्थों में डीडीटी, गैमेक्सिन का उपयोग किया जाता है। उद्योग धंधों के क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्रतिदिन के जीवन में काम आने वाले मानव उपयोगी पदार्थों का निर्माण करना, जैसे चीनी, वनस्पति घी, तेल, साबुन, कांच, सीमेंट, स्टील आदि रसायन की देन है। ऐसे ही युद्ध के क्षेत्र में अनेक विस्फोटक पदार्थ जैसे गोला बारूद, परमाणु बम आदि रासायनिक विधियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान अति आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में यदि हम देखें
तो मानव द्वारा त्याज्य मलमूत्र, कूड़ा करकट आदि को रासायनिक विधियों द्वारा ही उपचारित करके वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है। ऐसे ही पेयजल को यानी पीने योग्य जो पानी होता है उसको भी रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही वायुमंडल में व्याप्त प्रदूषण को रासायनिक विधियों द्वारा हटाया जाता है। अतः स्वच्छता व स्वास्थ्य के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का अत्यधिक महत्व है। और यदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में हम देखें तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली अनेक वस्तुएं रासायनिक विधियों द्वारा ही तैयार की जाती है, जैसे मिश्र धातुएं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, नौसादर, साबुन और कांच के बर्तन इत्यादि सब रासायनिक विधियों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयन यानी सॉल्यूशन। विलयन की परिभाषा इस प्रकार है: दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के दो अवयव होते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला होता है विलेय और दूसरा विलायक। यदि हम विलयन के दोनों अवयवों की परिभाषा देखें तो विलेय क्या होता है? वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं यानी सॉल्यूट, जबकि सॉल्वेंट वो पदार्थ होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जल में यदि हम चीनी को घोलते हैं यानी हम शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी को हम विलेय बोलेंगे एवं जल को विलायक। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन दो प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वास्तविक विलयन या होमोजीनस सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन को हम समांगी विलयन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे विलयन कैसे होते हैं? जब विलेय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाता है एवं विलयन पारदर्शक बन जाता है, अर्थात विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म 10⁻⁻8 के लगभग हो जाता है, तो यह वास्तविक विलयन कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब विलायक और विलेय के कणों का आकार भिन्न भिन्न होता है तो इसे विषमांगी विलयन कहते हैं। अतः जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसे हेट्रोजीनस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इस सॉल्यूशन के सभी अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, अर्थात ये पूर्ण रूपेण मिक्स या एक साथ नहीं घुलते। अब हम देखते हैं कि सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। विलयन के 1 यूनिट आयतन में विलेय की घुली हुई मात्रा सांद्रता कहलाती है। यदि विलयन में विलेय की कम मात्रा घुली हो तो विलयन तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है, तथा यदि विलयन में विलेय की अधिक मात्रा घुली होती है तो इसे सांद्र विलयन अथवा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विलयन के अणुसांख्य गुण। ये विलयन के वे गुण होते हैं जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों पर आधारित होते हैं। विलयन के अणुसांख्य गुण कहलाते हैं। ये गुण अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं तथा अणु संख्या निम्न है। नंबर 1 क्वथनांक, नंबर 2 हिमांक, नंबर 3 वाष्प दाब का उन्नयन, नंबर 4 हिमांक का अवनमन। अब हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है विसरण। विसरण क्या होता है? जब विभिन्न सांद्रण वाले विलयनों को मिलाए जाने पर विलेय तथा विलायक की वह प्रवृत्ति जिसके कारण विलयन की सांद्रता समान हो जाए विसरण कहलाती है। अर्थात अगर हम दो अलग अलग कंसंट्रेशन या सांद्रण वाले विलयनों को आपस में मिला देते हैं तो उसके विलायक का मूवमेंट होता है जिससे उसकी सांद्रता बराबर हो जाती है। ऐसे ही हमारी अगली परिभाषा है परासरण। परासरण के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक होती है।
जब अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं की शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गति परासरण कहलाती है। हमारी अगली परिभाषा है अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती।